आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग एजुकेशन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन आज हम सभी लोग पर्यावरणीय एजुकेशन के बारे में अध्ययन किया जाएगा, जिसको हम लोग इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी कहते हैं। जिसमें इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसके पूर्वोत कुछ प्रक्रिया, कुछ जैविक या बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया था, और जो एनवायरमेंटल एजुकेशन से ही संबंधित था पूरा पार्ट ही, आज उसी के सेकंड पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और कह सकते हैं कि यह एक ऐसा पार्ट है जो कि एनवायरमेंटल कंडीशन या सामान्य जीएस में भी ये सारे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसमें आज हम सभी लोग पढ़ेंगे अम्लीय वर्षा, जो दिया गया है एक प्रश्न कि अम्लीय वर्षा किससे संबंधित होता है, या उसको हम लोग अम्लीय वर्षा भी कहते हैं या उसे एसिड रेन भी कहा जाता है। तो एसिड रेन किससे संबंधित है या एसिड रेन की प्रणाली क्या होती है? तो एसिड रेन कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उससे संबंधित होता है। जो अम्लीय वर्षा होती है उसका अगर अम्लीय वर्षा के बारे में हम समझें तो कह सकते हैं कि अम्लीय वर्षा के माध्यम से का अगर देखा जाए तो प्रभाव ताजमहल पे सब सर्वाधिक पड़ा है, और इसी के कारण सल्फ्यूरिक एसिड के कारण ही इसका जो कलर है वो येलो हुआ है, और कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के ही कारण था। तो अम्लीय वर्षा का प्रभाव जो पड़ा है सर्वाधिक ताजमहल पे ही पड़ा है, तो इसको हम लोग कहते हैं अम्लीय वर्षा के कारण की जो उसकी जो प्रणाली होती है या अम्लीय वर्षा होती है, उसी के कारण इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो अगले कंडीशन में देखें, दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है WWF से आशय क्या होता है। WWF से आशय क्या है? तो WWF इसे हम कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी कहा जाता है, इसका पूरा नाम है। और कह सकते हैं इससे आशय यही निकल करके आता है WWF के बारे में। दूसरी नंबर चीज है कि इसमें अगर देखा जाए तो इसी के अंतर्गत कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रणालियां हैं जो इससे आशय निकल करके आता है। जैसे लैन दिया गया है, LAN, लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि कंप्यूटिंग भाषा के अंतर्गत या कह सकते हैं कि उसकी जो लैंग्वेजेज होती हैं उसमें कंप्यूटर की प्रणाली के अंतर्गत, तो उसमें इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी प्रणालियों का इस्तेमाल होता है। तो इसमें कह सकते हैं कि ये था WWF, जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से जाना जाता था। एक होता है लैन, जिसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है लैन, एक होता है वैन, WAN, वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तीसरा अगर देखा जाए तो मैन होता है, जिसको हम कहते हैं मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। तीनों के नाम कभी कभी पूछे जाते हैं, और तीनों नेटवर्किंग सिस्टम अलग अलग प्रकार से वर्क करते हैं, क्योंकि नेटवर्क का एक माध्यम है। इसी को हम लोग कहते हैं लैन, वैन और मैन कहा जाता है। अगले कंडीशन पे देखें तो एक और भी निकल के आता है, WWF के बारे में हमने जाना, और WWW होता है, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसको हम लोग WWW के नाम से जानते हैं। एक होता है VDU, इसको कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है, उससे ये आशय निकल करके ये भी आते हैं VDU। इसको एक होता है एक और अगर समझने का प्रयास करें उसके आशय को, तो एक होता है कह सकते हैं कि रैम का मतलब क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होता है रैम होता है, एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, ROM, रोम होता है, उसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। एक होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जाना जाता है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर के नाम से जाना जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये सभी चीजें इससे आशय निकल करके आती हैं, जैसे WWF दिया गया है ठीक उसी प्रकार से। एक होता है LLL, लो लेवल लैंग्वेजेज, एक होता है HLL, हाई लेवल लैंग्वेजेज, और एक होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एक होता है FAX, तो इसको फार अवे एक्सरोक्स कहते हैं। और एक होता है GIF, जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। तो इसको ये सभी आशय निकल करके इसके भी आते हैं। तो कह सकते हैं कि WWF से आशय जो था वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के माध्यम से हम जान सकते थे, वर्ल्ड वाइल्ड
लाइफ फंड के नाम से जाना जाता था। इसी के माध्यम से ऐसे ही ये सारे नाम दिए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण है, जो कि कहीं कह सकते हैं कि सामान्य जीएस में भी पूछे जाते हैं। भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है? तो कौन सी एजेंसी भारत में जो प्रदूषण मापन से संबंधित है वो कह सकते हैं कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित है। जो एजेंसी है प्रदूषण मापन से संबंधित है वो कहा जा सकता है कि किससे संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में है, जो कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र अगर देखा जाए तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय भी दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय बताया भी हमने वो दिल्ली में ही है। गन्ना अनुसंधान जो केंद्र है उसका मुख्यालय कह सकते हैं कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और तंबाकू का जो अनुसंधान केंद्र है उसे हम लोग राजमुंद्री के नाम से जानते हैं। अगला कह सकते हैं कि चावल अनुसंधान केंद्र जो माना जाता है वो है कटक उड़ीसा में है। और वन संरक्षण अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। ये सभी अनुसंधान केंद्र कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में है। जैसे इसके बारे में पूछा गया कि भारत में एजेंसी के माध्यम से। और एक और अगर ध्यान रखें तो कह सकते हैं कि पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र के नाम से जाना जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? तो वो बंगलौर में है। ये सभी चीजें इससे जुड़ करके हैं और इसको हम समझ सकते हैं कि इसके माध्यम से सारी चीजें निकल करके आती हैं, जो कि कहा जा सकता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन को तो डेवलप ही करती है, प्लस उसके साथ साथ जो एजुकेशन जो एनवायरमेंटल एजुकेशन होता है उसमें भी ये सारी चीजें पूछी भी जाती हैं। और सामान्य जीएस या ज्ञान अध्ययन से चीजें जो ज्ञान से संबंधित चीजें होती हैं उसमें भी ये सारी चीजें आती रहती हैं। इसलिए इससे जुड़ने का प्रयास करें और कह सकते हैं कि आप सभी चीजें लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करते रहें और फिर इसके बारे में इससे जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है ना? क्योंकि ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है और इसी से संबंधित पार्ट कुछ बाद में भी आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे। और कह सकते हैं कि इसमें जो कि महत्वपूर्ण है, जो पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, ज्यादातर प्रश्न वो ही आपको बताए जा रहे हैं। तो इसमें आप लोग इसको ध्यान से जाने समझने का प्रयास करें और इससे जुड़ने का प्रयास करें, ठीक है ना? आगे अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, कहाँ पे है? वो एंडीज में है। कहाँ पे है? एंडीज में, जो कि जागृत ज्वालामुखी है जो कि एंडीज में है। अगला दिया गया है कि तिब्बत में सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में जो सांगपो नदी है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। अगला दिया गया है कि ध्रुव तारा कहा जाता है, तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। किस तारे को कहा जाता है? उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। और जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था? तो 1973 में प्रारंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग 1973 में भारत में हुई थी, या उसका स्टार्टिंग माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम को अगर हम देखें तो वो आया था 1980 ईस्वी में। वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 ईस्वी में से। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था, वन्य जीव एक है वन, एक है वन्य जीव। तो वन्य जीव जो आया था वो 1972 में आया था। और एक राष्ट्रीय वन आयोग था जो कि 2003 में तैयार किया गया था, बनाया गया था, जो कि किससे संबंधित है? राष्ट्रीय वन आयोग से संबंधित है। और एक आपका आता है कि इंदिरा गांधी पर्यावरण से जुड़ा हुआ। तो ये जो बनाया गया अभी ये केंद्र या गठन इसका जो किया गया था, इंदिरा गांधी पर्यावरण आयोग का जो गठन किया गया, ये 1987 में किया गया था। कब किया गया था? 1987 में किया गया था। ये प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ी हुई चीजें जो थी उससे आपको बताने का प्रयास किया गया। और एक चीज और ध्यान रखेंगे अंतिम में कि पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को तो मनाया जाता है, लेकिन 5 जून 1973 से पर्यावरण दिवस को मानना प्रारंभ किया गया था। तो 1973 ध्यान रखिए, 1973 महत्वपूर्ण भी है। ये चीजें कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है। अगला कंडीशन दिया गया है कि भारत में जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है? तो कह सकते हैं ये मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। वैसे उद्यान और भाग भी भारत में है, लेकिन इन उद्यानों के माध्यम से हम कह सकते हैं एक आता है आपका काजीरंगा उद्यान जो कि असम में है। घाना पक्षी
विहार उद्यान जो कि सरिस्का के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान में है। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता, तो लखनऊ समझौता आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है लखनऊ, और ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस और व मुस्लिम लीग के बीच में समझौता कर पाया गया था, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखेंगे। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पे है? अभ्यारण्य बहुत सारे हैं, लेकिन अब इसमें जो जंगली गधे का अभ्यारण्य पूछा गया है वो कहाँ पे है? गुजरात में है। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग आप जानते होंगे, साइंस की भाषा में अभी हम लोग पढ़ते हैं, तो कार्बन डेटिंग में प्राचीन स्थल में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों का आयु मापन जो किया जाता है वो कार्बन डेटिंग के माध्यम से होता है। और कह सकते हैं कार्बन डेटिंग से यह संदर्भ निकाला जा सकता है कि जो प्राचीन स्थल थे उसमें मौजूद जो हड्डियां थी उनकी सामग्रियों का जो मापन और मूल्यांकन या आयु का मापन जो हम करते हैं, आयु मापन है, ध्यान रखेंगे, मूल्यांकन तो अलग हो जाए, डिफरेंस है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि आयु का जो मापन किया जाता है वो कार्बन डेटिंग के माध्यम से होता है। संविधान सभा के कब राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? ये ध्यान रखेंगे, संविधान सभा जो बनाई गई उसके द्वारा कब राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? और आप जानते होंगे राष्ट्रगान के रचयिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, और राष्ट्रगान है एक राष्ट्रीय गीत है, जो राष्ट्रीय गीत है उसके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। लेकिन अपनाया कब गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जो कि संविधान की प्रणाली के अंतर्गत आता है। और कुछ चीजें और भी इससे जुड़ी हुई, अगर संविधान की सभा की बात करी जाती है तो इसमें इससे जुड़े हुए कुछ पार्ट्स कि संविधान की प्रणाली को हम बता देते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। उसमें जो बताया जाता है कि 1 से लेकर के 4 तक जो बताया जाता है वो संघ राज्य का क्षेत्र के कंडीशन को डेवलप, संघ राज्यों का क्षेत्र होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। नंबर 1 कंडीशन पे 1 से 4 के अनुच्छेद में बताया जाता है। दूसरी नंबर चीज है कि जो बताया जाता है कि 5 से 11 तक नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में इस जो 5 से 11 अनुच्छेद होते हैं उसके अंतर्गत नागरिकता को दर्शाया गया है, और 12 से लेकर के 35 के बीच में मौलिक अधिकार को दर्शाया गया है, और 36 से लेकर के 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व को दर्शाया गया है। और जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, मौलिक निर्देशक तत्व तो 4 के अंतर्गत है, और जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो जो बताया गया है वो बताया गया है 4 का के अंतर्गत, या कहीं 4A भी लिखा रहता है, तो ध्यान रखेंगे 4 का के अंतर्गत बताया गया। तो ये है सभी चीजें संविधान के राष्ट्रगान के माध्यम से या संविधान प्रणाली के माध्यम से जुड़ करके आती थी। इसको हम लोगों ने जाना। 1 से 4 संविधान क्षेत्र, संविधान संघों का राज्य होगा। फिर उसके बाद में दूसरा हमने बताया कि 5 से 11 नागरिकता, और 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, और फिर 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। और 4 के बारे में, 4 का के बारे में बताया गया है। किसमें? 4 का के बारे में बताया है। 4 का मतलब मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे जो कि अलग अलग प्रणाली के अंतर्गत जुड़ करके आती हैं, जो कि 51 का के अंतर्गत भी दर्शाई जाती हैं। 51 का के अंतर्गत इसमें बताई जाती हैं मौलिक कर्तव्य को, 51 का के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये चीजें भी ध्यान रखेंगे। इसमें एक आता है पर्यावरण के जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है, उसमें जो पूछा जाता है जो वायो मैग्निफिकेशन होता है, वायो मैग्निफिकेशन में क्या चीजें होती हैं या क्या किससे जुड़ करके आती हैं? तो समय के साथ ऊतक के में विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता को ज्ञात करने के लिए या सांद्रता को पता करने के लिए वायो मैग्निफिकेशन की प्रणाली का प्रयोग हम लोग करते हैं, और कह सकते हैं कि ये इसी से संबंधित भी होता है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, ग्रीन पीस का मुख्यालय या ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो एम्स्टर्डम में है। ये चीजें भी ध्यान रखेंगे। और ये कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके माध्यम से जुड़ करके इसमें आती हैं, और इससे प्रश्न बराबर ये सारे प्रश्न पूछे ही गए हैं, पेपर्स में आए हैं, इसीलिए आपको बताने का प्रयास विशेष रूप से किया जा रहा है। तो ये चीजें भी इसको ध्यान रखें, और जो चीजें इसमें बताई गई हैं वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, और इससे जुड़े हुए ये तो है, ये प्रश्न प्लस प्रश्नोली इधर भी है जो कि ये भी महत्वपूर्ण थी और महत्वपूर्ण है भी। तो ये चीजें भी ध्यान रखेंगे। लेकिन ये चीज ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा में जो राष्ट्रीय गान अपनाया गया वो 24 जनवरी को तो 1950 को तो अपनाया गया था, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम और भी
क्योंकि जो भारत में जो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, तो उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इसको किसमें रचित किया गया था? ध्यान रखेंगे, जनगण मन को अपनाया गया था, राष्ट्रगान को, जनगण मन को, और कह सकते हैं कि यह बांग्ला में रचित था, और हिंदी संस्करण के संविधान के अनुसार जो 24 जनवरी को अपनाया गया इसमें, और 27 दिसंबर को 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया ही गया था। ये भी ध्यान रखेंगे। और कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय गीत भी आता है, तो वो भी गाया गया, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इसको रचित है। और कह सकते हैं कि जो वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया था। जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, उन्हीं के द्वारा राष्ट्रगीत को अपनाया गया, जो कि कब आया? 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया था। ये ध्यान रखेंगे, जो कि राष्ट्रगान से ही संबंधित है। इसमें आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जैसे राष्ट्रीय पुष्प के बारे में पूछा जा सकता है, तो राष्ट्रीय पुष्प आपका भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसको हम लोग इसके वैज्ञानिक नाम के नाम से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं नीलम्बो न्यूसिफेरा गार्डन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पक्षी के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय पक्षी भारत का मयूर है, पाओक्रेस्टस के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग वैज्ञानिक नाम के नाम से जानते हैं। अगला दिया गया है कि राष्ट्रीय फल जो दिया जाता है आम है, और इसको हम लोग मैनीफिगेशन या कह सकते हैं कि एक प्रकार से मैनीगिफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है। इसको राष्ट्रीय फल के रूप में जानते हैं। जो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है, फाइकस वेधालेसिस के नाम से जाना जाता है। और जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा को घोषित किया गया है, और ये गंगा को जो घोषित किया गया तो 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। 4 नवंबर 2008, ध्यान रखेंगे कि गंगा को 4 नवंबर 2008 को क्या घोषित किया गया? इसको जो राष्ट्रीय नदी घोषित की गई वो गंगा नदी को घोषित की गई। ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये है कहीं ना कहीं ये भी चीजें पूछी जाती हैं। जो राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा जाता है वो डॉल्फिन को पूछा जाता है, डॉल्फिन है। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। कब किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 को इसको घोषित किया गया। ये जो डॉल्फिन मछली है उसी को घोषित किया गया था 5 अक्टूबर को। तो ये चीजें भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये इससे जुड़ करके ही आती हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु अगर हम देखें तो इसको हाथी कहा जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु जो होता है हमारा हाथी है। ये सभी चीजें हमारे लिए, ये सभी जो प्रश्नावली से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं महत्वपूर्ण है। अर्थात आप सभी लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी प्रणाली होती है उसमें करते रहें, और कह सकते हैं इससे जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि और भी जो इससे संबंधित संविधान से प्रणाली के माध्यम से, या कह सकते हैं जो पर्यावरणीय कंडीशन के माध्यम से जो चीजें निकल करके आ रही हैं, ऐतिहासिक भी, और जो करंट में जो नई प्रणाली भी आ रही है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, और इससे आप लोग जुड़ने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम में हम लोग पुनः फिर से पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।